Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is National Policy on Education 1986 and its effect on present education system. पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर मैंने आपसे बात की है, लेकिन यही है ना कि कुछ उसमें जोड़ के घटा के पूछ देते हैं, तो आप उसका एनालिसिस करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। आपको समझना होगा भाई, पॉलिसी पढ़ने के बाद हमको अपने आप समझ में आना चाहिए कि भारत प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम पर इसका क्या इम्पैक्ट है। लेकिन फिर भी एक और प्रयास कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव रहा। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि 2019 तक, जब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं आई थी, पूरी तरीके से भारतीय शिक्षा प्रणाली, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो, हायर हो, वो 1986 के हिसाब से ही चल रही थी। और स्टिल हम अभी तक 2020 में आई हुई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। जैसे कहा गया कि हायर एजुकेशन को सिर्फ HECI देखेगा, सारे वर्टिकल उसके UGC, NAC ये सब मर्ज हो जाएंगे, तो ये सब अभी तक नहीं हो पाया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक भारतीय शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही प्रभाव रहा है। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अलग से कोई उत्पन्न हुई नीति नहीं है, बल्कि अभी तक जो नीतियां कही गई हैं उनमें बहुत सारी बातें कॉमन है, बहुत सारी। कुछ यूनिकनेस है, वही IKS और कल्चरल इथॉस और इंक्लूसिविटी और SEZ, ये सब आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, वो सब कुछ नया है, लेकिन मूल रूप से पॉलिसी में बहुत सारी बातें पुरानी भी हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, चूंकि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी मैंने कई चीजें ले ली हैं। देखिए, मोटा मोटा आपको एकदम क्लिक करना चाहिए कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात की जा रही है तो उसकी क्या खासियत है, 2020 के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये पढ़ने से ही आएगा, नहीं तो सब आपस में बाद में जाकर मिल जाता है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1986। हमको पता है कि इसके पहले 1968 में आई थी। इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि समाज के हर तबके को शिक्षा दी जा सके। पर्टिकुलर फोकस था SC ST बैकवर्ड क्लासेस और विमेन पे। भाई, विमेन हमेशा से ही बैकवर्ड ही रही है, हिंदुस्तान में बैकवर्ड ही रहेगी, जो हाल है हिंदुस्तान का। हु वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर सेंचुरीज, मतलब सदियों से, शताब्दियों से जिनको शैक्षिक अवसर में कमी रही, वो SC ST OBC और विमेन के लिए मेन फोकस इस पॉलिसी में रहा। In order to fulfill these objectives, the National Policy on Education stressed on the provision of fellowships for the poor. तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या किया इन लोगों के लिए? उसने कहा कि चलो गरीबों को फेलोशिप दो, एडल्ट एजुकेशन दो, ऑप्रेस्ड सेक्शन से टीचर्स को रिक्रूट करो और नए स्कूल्स कॉलेजेस बनाओ। ये कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। दी पॉलिसी फोकस्ड मोर ऑन प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, और मेन फोकस इसका रहा कि पहले प्राइमरी एजुकेशन को हम फुलफिल कर ले, फिर सेकेंडरी, फिर हायर पे जाएंगे। Further, it also gave importance for establishment of open universities. देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ओपन यूनिवर्सिटी आपकी लगभग और NEP 1980 के साथ साथ आ रहे हैं। तो ये इसी का प्रभाव रहा कि ओपन यूनिवर्सिटी भारत में IGNOU खुली। The policy had recommended that education be given to rural people in consonance with the Gandhian philosophy. Rural universities की भी बात NEP 1986 ने की थी, आपको पता होना चाहिए कि गांधी दर्शन के हिसाब से रूरल यूनिवर्सिटीज रूरल पीपल के लिए खोली जाए। इट ऑल्सो सेट द स्टेज फॉर द इमर्जेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जब पॉलिसी आई तो राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, और ये वो समय था जब देश में सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर आ रहा था तेजी से। तो ये इस पॉलिसी ने इसके लिए भी प्लेटफॉर्म बनाया, बिसाइड्स ओपनिंग अप द टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर इन ए रादर बिग वे टू प्राइवेट एंटरप्राइज। तो ये मोटा मोटा खाका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है। खाली कैसे रह गया। फिर परहैप्स द मोस्ट नोटेबल डेवलपमेंट, अच्छा, सबसे आप कह सकते हैं कि खास एकदम कहा जाए कि एकदम बता दीजिए NEP 1980 का सबसे मेन पॉइंट क्या है, तो वो कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री रहा, और वो क्या था? 10+2+3। आप जानते हैं कि यही चलता रहा, अब इसको 5+3+3+4 कर दिया गया है। In the school curricula, in addition to laying down a common scheme of students for boys and girls, science and mathematics were incorporated as compulsory subjects and work experience assigned a place of importance. साइंस और मैथमेटिक्स को कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तरह इंक्लूड किया गया 1986 के बाद, और कहा गया वर्क एक्सपीरियंस को ध्यान दिया जाएगा, महत्ता दी जाएगी। वर्क एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए, ठीक। द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विल बी बेस्ड ऑन ए नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, और एक नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क भी बनाया गया विच कंटेन्स ए कॉमन कोर, जिसमें कुछ कोर एलिमेंट थे, और कहा गया कि बाकी कंपोनेंट्स इसके अगल बगल फ्लेक्सिबल रूप में रहेंगे, और ये तो रहेगा ही रहेगा। तो कॉमन कोर में क्या क्या था कि जो पूरे हिंदुस्तान में सभी बच्चों को पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट,
द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, हमारे जो प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है वो, एंड अदर कंटेंट एसेंशियल टू नर्चर नेशनल आइडेंटिटी, जिससे एक राष्ट्रीय एकता की भावना बच्चों में आए. These elements will cut across subject areas and will be designed to promote values such as India's common cultural heritage, egalitarianism, democracy and secularism, equality of the sexes, protection of the environment, removal of social barriers, observation of the small family norm and inculcation of the scientific temper. मतलब क्या क्या पढ़ाना है? कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताना है, समानता, प्रजातंत्र और सेक्युलरिज्म के बारे में बताना है, लैंगिक समानता के बारे में बताना है, पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, सामाजिक बैरियर को, बाधकों को कैसे हटाना है ये बताना है, स्मॉल फैमिली नॉर्म ऑब्जर्व करना है क्योंकि इसी वक्त पॉपुलेशन एजुकेशन की भी बात चल रही थी, और साइंटिफिक टेम्पर इंक्लूड करना है बच्चों में. ऑल educational programs will be carried on in strict conformity with secular values. ये कहा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986. ये कैसे एक एक स्लाइड खाली हो जा रही. The constitutional amendment, अच्छा एक और खास बात आपको ध्यान देना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, तो भाई कोई प्रभाव आया होगा ना 1986 में. कहा गया कि इसके पहले राज्य की जिम्मेदारी थी, फिर कहा गया कि नहीं हम केंद्र की भी जिम्मेदारी रहेगी. तो ये न्यू शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस वाइटल एरिया ऑफ नेशनल लाइफ. तो कॉन्करेंट लिस्ट में आने के बाद राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी हो गई शिक्षा. तो व्हाइल द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स इन रिगार्ड टू एजुकेशन विल रिमेन एसेंशियली अनचेंज्ड, द यूनियन गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट ए लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीइंफोर्स द नेशनल एंड इंटीग्रेटिव कैरेक्टर ऑफ एजुकेशन टू मेंटेन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स. है ना, ये बहुत लंबी लाइन है यहाँ तक. देखिए बहुत लंबी है, कहाँ अरे ये लाइन खत्म ही नहीं हो रही है. एजुकेशनल पिरामिड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब कि राज्य की तो जिम्मेदारी रहेगी ही, पर केंद्र सरकार हर लेवल पे उसमें फाइनेंशियल मदद करेगा, मॉनिटर करेगा, रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, एक्सीलेंस के लिए काम करेगा, सब. तो कॉन्करेंसी ने बहुत कुछ फर्क डाला नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 पर. ये कैसे हो गया है आज? फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने क्या किया? नेशनल एजुकेशन सिस्टम विल प्ले अ पॉजिटिव इंटरवेंशनिस्ट रोल इन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन. महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया इसने. इट विल फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज थ्रू रीडिजाइन करिकुला बदला गया, टेक्स्ट बुक बदली गई, टीचर्स की ट्रेनिंग हुई, ओरिएंटेशन हुआ, है ना. दिस विल बी एन एक्ट ऑफ फेथ एंड सोशल इंजीनियरिंग. देखिए सोशल इंजीनियरिंग नया शब्द है. विमेन स्टडीज विल बी प्रमोटेड एज अ पार्ट ऑफ वेरियस कोर्सेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, encouraged to take up active programs to further women's development. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में विमेन स्टडीज नाम का कोर्स कहा गया कि इसको चलाइए, इसको प्रमोट कीजिए इसमें, तो जिससे क्या हो कि विमेन की डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स और चलाए जा सके. और क्या कहा नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन ने? ECCE पे भी बात की. स्पेशली एम्फेसाइजेस इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द यंग चाइल्ड, है ना, particularly children from sections of the population in which first generation learners predominate. मतलब वो घर जहाँ पहली बार बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उस जनसंख्या पे सबसे ज्यादा फोकस करते हुए जो बच्चों पे फोकस किया. रिकॉग्नाइजिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो न्यूट्रिशन की बात की गई, हेल्थ एंड सोशल, मेंटल, फिजिकल, मॉरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की बात की गई, और ECCE आया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है ना, will receive high priority and be suitably integrated with the integrated child development services program wherever possible. ये इसी को ICDS कहा जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि चाइल्ड को पूरा एकीकृत हमको सेवा देनी है. ये हर बार हो गया, ये पता नहीं कैसे हो गया, आई एम सो सॉरी. डे केयर सेंटर्स विल बी प्रोवाइडेड एज अ सपोर्ट सर्विस फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू इनेबल गर्ल्स engaged in taking care of siblings to attend school and as a support service for working women belonging to poorer sections. मतलब यहाँ पे पहली बार बात की गई कि डे केयर सेंटर खोले जाएं ताकि वो लड़कियां जो अपने छोटे भाई बहनों की मतलब देखभाल करने के लिए स्कूल नहीं जा पाती हैं वो स्कूल जा पाएं, और वो महिलाएं जो वर्किंग हैं वो उनके भी बच्चों की देखभाल हो सके. तो डे केयर सेंटर की बात की गई. ECCE के प्रोग्राम को चाइल्ड ओरिएंटेड बनाया गया. प्ले वे की बात की गई. 3R फॉर्मल मेथड्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 R's विल बी डिस्करेज्ड एट दिस स्टेज. इस वक्त आ गया कि आपको रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक पे बल नहीं देना है प्ले वे एजुकेशन में. ECCE में चाइल्ड ओरिएंटेड और प्ले के हिसाब से पढ़ाना है. The local community will be fully involved in these programs. A full integration of child care and pre-primary education will be brought about both as a feeder and a strengthening factor for primary education. मतलब ये सब चल रहा था ECCE की बात. मतलब कि इस पे अगर कहा जाए कि विशेष बात क्या है तो भाई SC ST, अब ये आगे खैर मैंने लिखा है SC ST माइनॉरिटी, ये हर बार कैसे हो गया. विमेन पे बात की गई, माइनॉरिटीज पे बात की गई, ECCE पे बात की गई, शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई, ओपन एजुकेशन की बात की गई, रूरल यूनिवर्सिटीज की बात की गई,
और रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज की बात की गई, यूजीसी इसी के बाद आ रहा है, ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम आ रहा है, ये सब है ना। कैसे ये हो गया है कोई बात नहीं, आप जो काम की स्लाइड्स है उनको देखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। तो अगर हम एक मोटा मोटा दृष्टि डालें तो क्या खास पॉइंट्स हैं इसके, कि 10+2+3 स्ट्रक्चर हो गया एजुकेशन का, ECCE हो गया, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग MLL इसने डिफाइन किया, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की बात की, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी की बात की, रिमूवल ऑफ विमेन्स इलिटरेसी, माइनॉरिटीज की एजुकेशन, हैंडीकैप की एजुकेशन की भी बात कर रहा है, यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 years of age, child centered approach, pace setting schools for talented children, largely rural, and technical and management education। ये कोर बिंदु हैं इसके जिस पर इस पॉलिसी ने सबसे ज्यादा बात की है। और अगर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम पर इसका, मैंने इसको डिप्लीकेट स्लाइड करके, आई डोंट नो कि मैं किस मोड में बना रही थी स्लाइड्स, आई एम सो सॉरी। तो इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम अगर देखें तो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम पर इसका प्रभाव क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस की बात निकल के आती है 1986 से, कि सब तक शिक्षा पहुंचे, गुणवत्ता में सुधार की बात निकल आती है, कौशल विकास की बात निकल के आती है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात निकल के आती है, और इंक्लूसिविटी, क्योंकि ये इतना SC ST OBC विमेन पे इतना बल है, इसका मतलब समावेशन की बात कर रहा है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिस तरह से प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्रभावित किया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रिकमेंडेशन से बहुत सारी ऐसे बॉडीज बनी जो अभी तक भारतीय शिक्षा को प्रभावित करती रहे, जैसे UGC, सबसे ज्यादा नाम अगर आपने किसी का सुना होगा तो वो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। AICTE भी बन रहा है, NPE, यस ये NPE है और अभी NEP चल रहा है। तो AICTE बन रहा है आपका, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ICAR बन रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन मेडिकल काउंसिल IMC, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, और ये सब। इसके अलावा भी इसने कहा कि स्टेट काउंसिल्स फॉर हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट बनाया जाए। मतलब पूरी तरीके से भारतीय शिक्षा नीति पर, भारतीय शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रभाव रहा और अभी तक है। और अब यूनिवर्सल एक्सेस और इंक्लूसिविटी और ये सब चीजें तो आगे तक जाएंगी। हाँ जरूर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई है, कुछ चीजें बदली हैं, पर मूल रूप में हम अभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ही फॉलो कर रहे हैं। तो समझ में आया इसका प्रभाव। और आई डोंट नो कि ये स्लाइड कैसे बनी, कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो पहले भी मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पे बात कर चुकी हूँ, तो उस वाले वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और ये तो है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन 10+2+3 नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, एजुकेशन ऑफ विमेन, हैंडीकैप्ड, आपका SC ST OBC, फिर आपका वोकेशनल एजुकेशन की बात, ओपन यूनिवर्सिटी की बात, रूरल यूनिवर्सिटी की बात, ECCE की बात, डे केयर सेंटर की बात, है ना। ये सारी बातें हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की और जिन्होंने भारतीय शिक्षा को प्रभावित किया। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।